अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म चैप्टर में हमारा टॉपिक है एल्गी। द टर्म एल्गी रेफर्स टू सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल वॉल एंड क्लोरोफिल विद इन द सेल। एल्गी को हम प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं इसलिए कि इसके सेल के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होता है और क्लोरोफिल मौजूद होता है। दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये अपना फूड ग़िज़ा खुद हासिल कर सकते हैं, बना सकते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए, जिस तरह प्लांट अपना ग़िज़ा बनाते हैं। दे हैव नो रूट स्टेम और लीव्स, लेकिन इनके अंदर जो है प्लांट की तरह रूट जड़ें नहीं होती, स्टेम शाखें नहीं होती और पत्ते नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑल एल्गी लिव इन वाटर। तकरीबन तमाम एल्गी ही पानी के अंदर मौजूद होती है। इन पॉन्ड्स, चश्मों के अंदर, लेक्स, नहरों के अंदर और खारे पानी एंड सी वाटर, खारे पानी के अंदर भी होती है। सम एल्गी आर फाउंड इन स्नो एंड सम इन हॉट स्प्रिंग्स। कुछ एल्गी जो है वो बर्फ़ के अंदर भी मौजूद होती है, बर्फ़ानी इलाकों में, और कुछ जो है वो हॉट स्प्रिंग्स, गर्म चश्मों के अंदर भी मौजूद होती है। दे ऑल्सो ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड रॉक सरफेसेस। ये जो है नमी वाली सॉइल, मिट्टी के अंदर भी जो है ग्रो करते हैं, पैदा होते हैं। दरख्तों की छालों में भी मौजूद होती हैं और जो है रॉक सरफेसेस, चट्टानों की सतह के ऊपर भी मौजूद होती है। के अब एल्गी के साइज़ और स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। साइज़ एंड स्ट्रक्चर। एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एल्गी जो है यूनिसेलुलर भी होता है, एक सेल से मिलकर भी बनता है, और मल्टीसेलुलर भी होता है, बहुत सारे सेलों से भी मिलकर बनता है। देयर साइज़ रेंजेस फ्रॉम 1 माइक्रोन टू लार्ज सीवीड। इनका साइज़ जो है वो छोटा भी होता है, 1 माइक्रोन से लेकर लार्ज भी होता है। एक बड़ी झाड़ी, समुद्री झाड़ी के बराबर भी होता है। सच एज स्कैल्प्स, इसकी एग्जाम्पल बता रहे हैं। समुद्री झाड़ी की एग्जाम्पल में स्कैल्प है, विच आर अप टू 60 मीटर लॉन्ग। और ये कैप नाम की जो झाड़ी है ये 60 मीटर लॉन्ग होती है। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ एल्गी: रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी की एग्जांपल दिखाई जा रही है, जिसमें स्पायरोगारा और क्लेमाइडोमोनास शामिल है। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं। नंबर 2 में यहाँ पर दिखा रहे हैं ब्राउन एल्गी। इसकी एग्जांपल में फ्यूकस और लेमनेरिया शामिल है। ये कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी है। इनका कलर देखिए आप, ब्राउन नज़र आ रहा है। नंबर 3 में है रेड एल्गी। इसका कलर रेड एल्गी है। इसका नाम रेड एल्गी है और ये देखिए रेड है। However, all of them possess green chlorophyll. The different color are because of the presence of pigments other than chlorophyll. अब यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं कि तीनों जो एल्गी हैं इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, ये जो मुख्तलिफ़ कलर इनके नज़र आ रहे होते हैं, ये ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से नज़र नहीं आ रहे होते, बल्कि इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ कलर के, जो क्लोरोफिल के अलावा मौजूद होते हैं। द रेड सी लुक्स रेडिश ड्यू टू रेड एल्गी दैट फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस। अच्छा, अब रेड सी के बारे में बता रहे हैं। एक समंदर है जिसको हम रेड सी कहते हैं, वो किस वजह से हमें लाल नज़र आता है? ये लाल नज़र आता है हमें रेड एल्गी की वजह से, जो इसकी सतह पर तैर रहा होता है। ये रेड एल्गी, जिसकी वजह से हमें रेड सी जो नज़र आ रहा होता है रेड, वो इसकी रेड एल्गी के तैरने की वजह से नज़र आ रहा होता है। You may have seen algae as a layer of scum floating on the surface of water in a pond, lake or any other stagnant water. हम जो है एल्गी को जो हैं देख सकते हैं पानी की सतह के ऊपर एक लेयर के तौर पर तैर रही होती है, जैसे एक काई के तौर पर तैर रही होती है। और ये कहाँ मौजूद होती है? पॉन्ड्स में, लेक्स में और किसी भी स्टैगनेंट वाटर में, नहरों में, चश्मों में और किसी भी ठहरे हुए पानी में एक काई की सूरत में तैर रही होती है। दे ऑल्सो ग्रो ऑन द साइड्स ऑफ स्विमिंग पूल्स, फिश टैंक्स and water tanks that have not been cleaned for some time and make the surface slippery. ये जो है तो नज़र
की साइट्स पर नज़र आ सकती है हमें फ़िश टैंक्स, जो हमारे फ़िश होती हैं जिसमें हम मछलियों को रख रहे होते हैं, उनकी टैंक्स के कोनों में नज़र आ रही होती है साइड्स में। और वाटर टैंक्स जो हमारी पानी की टंकियाँ होती हैं उनके कोने और सतहों पे मौजूद होती हैं, डेप्थ जिनको हम बहुत लंबे अरसे के लिए क्लीन नहीं कर रहे होते हैं, और जो है इनकी मौजूदगी की वजह से है जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है, फिसलन वाली हो जाती है। दे आर नॉर्मली अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी कॉल्ड स्पायरोगायरा। ये जो स्लिपरी टाइप जो एल्गी होती है ये क्या होती है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के टाइप होती है जिसको हम स्पायरो का गायरा कहते हैं। There are many resemblance between blue-green algae and bacteria and are known as cyanobacteria। अब जो ये बता रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में जो है बहुत ज़्यादा मुशाबहत पाई जाती है, एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं होते हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल में शामिल है नॉस्ट्रॉक, एनिबीना, ओसेटोरिया आर द एग्जांपल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तीनों जो हैं ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की एग्जांपल्स में शामिल हैं। हार्मफुल एल्गी और एल्गी ग्रो इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। एल्गी जो है वो चश्मों और नहरों में जो है वो ग्रो करती है, बढ़ती है। इफ़ दे बिगिन टू ग्रो रैपिडली दे कैन किल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वाटर। अगर ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ना शुरू कर दे तो वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं उनको मार सकती है, ख़त्म कर सकती है। समटाइम्स दे ग्रो फास्ट इफ़ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम फार्मलैंड आर कैरीड बाय रेन टू पॉन्ड्स एंड लेक्स। ये बहुत ज़्यादा जल्दी तादाद में जो है ग्रो कर सकती है, तेज़ी से बढ़ सकती है। अगर खेतों से खाद बारिश के पानी के ज़रिए चश्मों और नहरों में पहुंच जाए तो दे कैन कवर द एंटायर वाटर सरफेस एंड मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग और स्विमिंग। तो फिर क्या होता है कि ये जो है पूरे जो पानी की सतह होती है उसको कवर कर देती है और पानी को जो है वो अनफिट कर देती है ड्रिंकिंग, पीने के लिए और स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए। सम एल्गी बिकम पॉइजनस व्हेन दे डाई। कुछ एल्गी जो है वो जहरीली हो जाती है जब वो मर जाती है। दिस पोल्यूट्स द वाटर, और जो है वो पानी को गंदा कर देती है, गंदा कर देती है। बैक्टीरिया फीड ऑन दीस डेड एल्गी एंड मल्टीप्लाई रैपिडली कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर बैक्टीरिया जो है इस मरी हुई एल्गी को खा ले तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और ग्रो करना शुरू कर देता है, और जो है वहाँ पानी के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन होती है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, उसको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। दिस ऑफन लीड्स टू द डेथ ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स इन रिवर लेक्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, इस वजह से जो बैक्टीरिया जो है डिज़ोल्व करना शुरू कर देता है, अपने कंज्यूम करना शुरू कर देता है, अपने लिए यूज़ करना शुरू करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन के अंदर पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और फ़िश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स जो समंदर और लेक्स में और दरियाओं में मौजूद होते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरना शुरू कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज यूट्रोफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यूज़फुल एल्गी। अब जो है एल्गी के फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि एल्गी हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होती है। फूड, ग़िज़ा के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सम सी वीड्स आर यूज्ड एज फूड इन चाइना एंड जापान। कुछ जो है समुद्री झाड़ियाँ जो हैं वो हम चाइना और जापान में ग़िज़ा के तौर पर यूज़ की जाती हैं। सम सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी आर यूज्ड टू थिकन फूड्स। कुछ एल्गी के कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कुछ ग़िज़ा को थिकन, गाढ़ा करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसमें आइसक्रीम्स शामिल हैं और जेलीज शामिल हैं। इसके अंदर जो है एल्गी यूज़ की जाती है इनको गाढ़ा करने के लिए। एल्गी आर इम्पॉर्टेंट एज फूड टू एनिमल्स सच एज फ़िश और एनिमल्स। एल्गी जो है वो एक बहुत ही अहम ज़रिया भी है ग़िज़ा के लिए, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। जानवरों के में शामिल हैं फ़िश और स्नेल्स।
ये अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं एल्गी से। साइंटिस्ट बिलीव दैट इन फ्यूचर सम एल्गी कैन बी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ह्यूमंस। जो साइंसदान है वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में एल्गी जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया होगी फूड का तमाम इंसानों के लिए। दे आर वर्किंग ऑन वेज टू मेक एल्गी टेस्टियर। अब वो जो है इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से एल्गी को मज़ेदार बनाया जा सकता है। दूसरा जो है हमें हमारे काम आता है, ऑक्सीजन बनाने के काम आती है एल्गी। सिंस एल्गी कैन फोटोसिंथेसाइज दे गिव ऑफ ऑक्सीजन। ये बता रहे हैं कि एल्गी जो है आपको मैंने बताया था कि एल्गी अपना ग़िज़ा जो है फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए हासिल करती है। जब वो एल्गी अपनी ग़िज़ा बना रही होती है फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए तो वो जो है वो ऑक्सीजन को जो है देती है, बाहर निकालती है। इट इज़ थॉट दैट मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन गैस दैट वी हैव ऑन द अर्थ वॉज इनिशियली प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी इन द ओशन। ये कहा जाता है कि अर्थ में जो सबसे पहले जो ऑक्सीजन गैस मौजूद थी वो जो है वो ओशन के अंदर मौजूद एल्गी के ज़रिए ही बनी थी। एल्गी जो है हमें इंडस्ट्री में भी काम आती है। ब्राउन एंड रेड एल्गी आर वेरी यूज़फुल इन इंडस्ट्री। ब्राउन और रेड एल्गी जो है वो इंडस्ट्री में हमारी बहुत हेल्प करती है, मदद करती है, फ़ायदेमंद होती है। आयोडीन एंड पोटेशियम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्प्स। कैल्प्स मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी झाड़ी टाइप की एल्गी होती है। इससे हम आयोडीन और पोटेशियम हासिल करते हैं और ये हमारी इंडस्ट्री में काम आती है। सम रेड एल्गी यील्ड एगार आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर ग्रोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। रेड एल्गी जो है वो एगार बनाती है, पैदा करती है, जिसकी जो और ये एगार जो है ये हमारे मदद करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए लेबोरेटरी में, लैब्स में। द कार्बोहाइड्रेट एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मरीन अलगा। एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम एल्गिन है, वो किससे मिलता है हमें मरीन एल्गा से मिलता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शेविंग क्रीम्स, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स एंड मेडिसिन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट एल्गिन है ये जो है हमें किस लिए हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ को बनाने के लिए, शेविंग क्रीम्स को बनाने के लिए, मसनूई जो कपड़े होते हैं उनको बनाने के लिए, और जो है दवाएं बनाने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट एल्गिन यूज़ करते हैं। द सेल वॉल ऑफ डायटम अ टाइप ऑफ एल्गी विच आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन सी वाटर कंटेन्स सिलिका। अब यहाँ बता रहे हैं कि एक एल्गी होती है जो समुद्री पानी में पाई जाती है, जिसको हम डायटम कहते हैं। उसकी जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ डायटम शेल्स कंटेनिंग सिलिका आर फाउंड इन ओशन फ्लोर्स आर यूज्ड इन मेकिंग मेटल पॉलिश, टूथपेस्ट and special kinds of glasses and porcelain। अब यहाँ बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो डायटम शेल्स हैं जिनके पास सिलिका बड़ी तादाद में मौजूद होता है वो ओशन के फ्लोर पर, ओशन की फ़र्श पे पाया जाता है। और ये जो है ये डायटम शेल्स जो हैं ये किस चीज़ें मदद करते हैं बनाने में, मेटल पॉलिश बनाने में मदद करते हैं, टूथपेस्ट बनाने में मदद करते हैं, एंड स्पेशल काइंड ऑफ ग्लासेस, और बहुत ही स्पेशल टाइप के ग्लासेस बनाने में हमारे जो है मदद करते हैं, और पोर्सिलीन बनाने में मदद करते हैं। पोर्सिलीन हम चीनी के बर्तन जो हमारे घर में अमूमी तौर पर मौजूद होते हैं उसको पोर्सिलीन कहते हैं। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंजाई। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंजाई। फंजाई को भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म ही कह सकते हैं क्योंकि ये भी जो है एल्गी की तरह प्लांट लाइक पौधों की तरह दिखता है, लेकिन इनके पास जो है क्लोरोफिल नहीं होता जैसे एल्गी और प्लांट्स में मौजूद होता है। फंजाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यानी कि एक सेल से भी मिलकर बनता है या बहुत सारे सेलों से मिलकर भी बनता है। यीस्ट सैक्रोमाइसिस आर यूनिसेलुलर। अब एग्जांपल में बता रहे हैं कि यीस्ट जो होता है फंजाई की एक किस्म होती है, वो क्या होती है,
यूनिसेलुलर होती है यानी कि एक सेल से मिलकर बनती है। मशरूम्स और मल्टीसेलुलर आप दूसरी किस्म बता रहे हैं। मशरूम जो है वो क्या है, मल्टीसेलुलर है यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, तो इसीलिए मशरूम हमें बड़े बड़े नज़र आते हैं। यीस्ट बहुत छोटी होती है, इसलिए ये जो है ये एक सेल से मिलकर बनती है। और मशरूम जो हम खाते भी हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, इसलिए हमें नज़र भी अपनी आँख से देख भी सकते हैं। सम अदर कॉमन फंजाई आर म्यूकर, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं फंजाई की, म्यूकर, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, यानी कि ये जो है अमूमी तौर पर मौजूद होते हैं और ये कॉमन फंजाई हैं। दो फंजाई प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम डेजर्ट टू वेरी कोल्ड रीजन्स। फंजाई जो है वो कह सकते हैं कि हर जगह मौजूद होते हैं, सहरा से लेकर बहुत ही ठंड इलाकों में भी मौजूद होते हैं। दे ग्रो बेस्ट इन डार्क वार्म मॉइस्ट प्लेसेस। ये जो है बहुत जल्दी जो है अपनी पैदावार बढ़ाते हैं अंधेरे में, गर्म एनवायरनमेंट में और नमी वाले एनवायरनमेंट में या जगह पर। काइंड्स ऑफ फंजाई, अब फंजाई की किस्में बता रहे हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फंजाई। फंजाई की 4 किस्में होती हैं। यीस्ट आर टाइनी राउंड यूनिसेलुलर फंजाई लिव इन कॉलोनीज। यीस्ट जो है बहुत ही छोटा, गोल और एक सेल से मिलकर बनने वाला फंजाई होता है। डेट लिव इन कॉलोनीज मतलब ये जो है अपनी ही जैसे एनिमल्स की अपनी ही जैसे यीस्ट की उसमें रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं और कॉलोनीज फिजिकली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। They are variable in size and spherical, elliptical और cylindrical in shape। इनकी साइज़ जो होते हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। स्फेरिकल मतलब गोल भी होता है, एलिप्टिकल यानी ओवल शेप में भी होता है और सिलेंडर टाइप भी होता है, एक सिलेंडर की शेप में भी मौजूद होता है। इट टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन स्टेन्ड विद आयोडीन सॉल्यूशन। ये इसका जो है रंग रेडिश ब्राउन हो जाता है जब अब इसको कलर किया जाए एक आयोडीन सॉल्यूशन से। आयोडीन एक केमिकल है और अगर इसको हम डाई करें इस यीस्ट को तो ये जो है रेडिश ब्राउन दिखना शुरू हो जाता है। माइल्ड्यूस आर ऑल्सो यूनिसेलुलर फंजाई। मैनी ऑफ देम आर पैरासाइट डेट ग्रो ऑन लिविंग प्लांट्स सच एज पोटैटोज, व्हीट, ग्रेप्स एंड रोजेस। माइल्ड्यू भी जो एक सेल से मिलकर बनने वाला फंजाई है। मैनी ऑफ देम पैरासाइट, ये जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो है बढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, जिसकी एग्जांपल में शामिल हैं पोटैटोस, आलू में बढ़ते हैं, ये पैदा होते हैं। व्हीट गन्नों में पैदा होते हैं। ग्रेप्स अंगूर में पैदा होते हैं और जो है रोजेस के गुलाब के फूलों में भी जो है वो पैदा होते हैं और वहाँ पर अपनी पैदावार बढ़ाते हैं। मोल्ड्स आर मल्टीसेलुलर फंजाई मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक ट्यूब्स। मोल्ड्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर फंजाई होते हैं यानी कि बहुत सारे सेलों से मिलकर बनते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह होता है और एक ट्यूब लाइक होता है, जैसे एक ट्यूब होती है इस तरह का। दे कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन स्टील ब्रेड, ओल्ड पिकल्स, रोटिंग फ्रूट्स और इवन ऑन शूज़। ये हम इन मोल्ड को हम कहाँ देख सकते हैं जहाँ ये पैदा हो रही होती हैं। एक स्टील ब्रेड यानी कि ख़राब होती हुई ब्रेड में हमें नज़र आ सकते हैं, एक पुराने अचार के अंदर नज़र आ सकते हैं, रोटिंग फ्रूट ख़राब होते हुए फ्रूट्स के अंदर हमें नज़र आ सकते हैं और हत्ता कि हम इसको शूज़ के अंदर जो एक शूज़ होते हैं बदबूदार, उनके अंदर भी हम इनको देख सकते हैं। ये देखिए मोल्ड की हेडिंग के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है जो ब्रेड मोल्ड है और इसकी एग्जांपल में शामिल है राइजोपस। ब्रेड मोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टील ब्रेड पर जो है वो बनती है, यानी कि स्टील मतलब ख़राब होती हुई ब्रेड। हमारा जो डबल रोटी होती है जो ख़राब हो रही होती है उसके ऊपर हमें नज़र आ सकते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, ट्यूब लाइक थ्रेड है, नुमा है, ट्यूब भी है। इसकी जो डंडियाँ हैं ये देखिए बिल्कुल ट्यूब की तरह हैं और धागों की तरह हैं और इसके ऊपर स्पोर्स
स्पोर्स नज़र आ रहे हैं, जो हमें ग्रीन ग्रीन सा नज़र आ रहा होता है वो स्पोर्स होते हैं इसके। अब जो है हेडिंग है हमारी मशरूम की। मशरूम आर द लार्जेस्ट फंजाई, यू मे हैव सीन them growing on decaying woods और on grassy grounds during the rainy seasons। मशरूम जो होते हैं वो सबसे बड़े फंजी होते हैं। हम इनको देख सकते हैं अपनी आंखों से कि ये जहाँ पर बढ़ रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं, ये ख़राब होती हुई लकड़ी में भी नज़र आ सकते हैं। ग्रासी ग्राउंड्स घासदार जगहों पे नज़र आ सकते हैं। जब रेनी सीज़न होता है, जब बारिश का मौसम होता है, तो ये ग्रो कर रहे होते हैं और हमें नज़र आ रहे होते हैं इन जगहों पर। फंजाई की अब न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं। फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सम ऑफ देम आर सेप्रोफाइट, दैट इज़ दे डिपेंड ऑन डेट एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। इनमें से कुछ जो होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं, और सेप्रोफाइट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सेप्रोफाइट वो होते हैं जो किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं और उनको तोड़ फोड़ कर, उन ऑर्गेनिज्म को तोड़ फोड़ कर अपनी ग़िज़ा को हासिल कर रहे होते हैं। अदर fungi are parasite, that is they get their food from other living organism। मैं पैरासाइट्स के बारे में बता चुकी हूँ कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और वहाँ से अपनी ग़िज़ा, उनको नुकसान भी पहुँचाते हैं, अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। इनमें से कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स, जो ये फंजाई भी होते हैं। Reproduction in fungi, mildew, moles and mushroom reproduce mainly by forming spores। mildews, moles और mushrooms की जो हैं वो अपनी reproduction किस तरीके से करते हैं, spores फॉर्म कर spores को मैंने आपको पहले भी बताया था। ब्रेड मोल्ड में दिखाया अभी एक पिक्चर जिसमें डंडी के ऊपर गोल गोल से थे, वो क्या कहलाते हैं, स्पोर्स कहलाते हैं। ये तीनों एग्जांपल्स माइल्ड्यूज, मोल्ड्स और मशरूम्स जो हैं इस तरीके से स्पोर्स फॉर्म करके अपनी रिप्रोडक्शन करती हैं। स्पोर इज़ अ सिंगल सेल दैट कैन ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब स्पोर के बारे में बता रहे हैं। स्पोर जो है वो सिंगल सेल होता है, एक सेल से मिलकर बनता है, और जब ये बड़ा होता है तो ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक न्यू फंजाई बन जाता है। इट इज़ यूजली प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवर। ये इसके इर्द गिर्द जो है एक हार्ड कवर होता है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। देयर आर टू रीजंस वाई फंजाई स्प्रेड सो ईज़ली। यहाँ पर दो रीजंस बताए जा रहे हैं कि फंजाई इतनी जल्दी जो है वो कैसे फैलता है। वन इज़ द ग्रेट नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस बाय फंजाई। सबसे पहली वजह यह है कि ये जो है फंजाई है बहुत ज़्यादा तादाद में स्पोर्स फॉर्म करता है। द सेकेंड इज़ दैट दे आर सो टाइनी दैट दे कैन बी कैरीड बाय एयर। दूसरा ये बता रहे हैं कि ये इतने छोटे होते हैं कि ये हवा के ज़रिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। Yeast reproduced by budding. A bud forms on a yeast cell. It grows and break off forming a new yeast cell। yeast जो है वो किस तरीके से अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, बाय फॉर्मिंग बर्ड, यानी कि वो अपनी बर्डिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बर्ड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बर्ड जो है आप इसको समझ लीजिए कि जैसे एक फ्लावर के अंदर एक कोपल बनती है जिसको हम बर्ड का नाम देते हैं, और ये कोपल जो है फिर एक नया फ्लावर फॉर्म करती है। इसी तरीका ये कि से यीस्ट के अंदर भी जो है एक यीस्ट के अंदर एक बर्ड फॉर्म हो जाती है, एक छोटी सी, और फिर वो बड़े होकर एक नया यीस्ट फॉर्म करती है। इस तरीके से ये अपनी जो है बर्डिंग के ज़रिए जो है अपनी रिप्रोडक्शन करता है यीस्ट। इट ग्रोस एंड ब्रेक ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू सेल। और जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर ये जो है अपने आप को तोड़ देता है और एक न्यू यीस्ट सेल बनता है। रिपीटेड बर्डिंग में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ यीस्ट सेल। इसी तरीके से अगर ये रिपीटेड बर्डिंग होती रहे तो यीस्ट सेल जो है एक चेन की फॉर्म में जो है बनना शुरू हो जाते हैं। एज द बर्ड ग्रो इन साइज दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड ईच ऑफ देम लीड एज एन इंडिपेंडेंट लाइफ। अब ये अगर ये बर्ड जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएं, अपनी साइज़ को बढ़ा दें, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं अपने पेरेंट सेल से जिससे बदने हुए होते हैं, और ये सब जो है अपनी एक अलहदा ज़िंदगी को स्टार्ट कर देते हैं। इन एडिशन टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग की यीस्ट में ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय कंजुगेशन विच इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस।
आप अगर एसेक्सुअल, ये जो मैंने आपको बर्डिंग और स्पोर्स के स्पोरिंग के ज़रिए जो रिप्रोडक्शन बताई है, ये जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा यीस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और यीस्ट जो है रिप्रोड्यूस करता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस के ज़रिए, जो एक मुश्किल प्रोसेस है। कॉन्जुगेशन प्रोसेस में दो यीस्ट सेल मिलकर आपस में मिलकर जो है एक न्यू यीस्ट सेल बनाते हैं। यूज़फुल फंजाई, अब फंजाई के फ़ायदे बता रहे हैं कि फंजाई हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होती है, यूज़फुल होती है। फंजाई आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज़। फंजाई हमारे लिए बहुत तरीके से फ़ायदेमंद साबित होती है। फूड एंड ड्रिंक्स, फूड और ड्रिंक बनाने में भी काम आती है फंजाई। यीस्ट इज़ यूज टू मेक ब्रेड, यीस्ट जो है वो ब्रेड बनाने के काम आती है। यीस्ट एंड अ लिटिल शुगर आर मिक्स विद नीडेड फ्लोर एंड kept in a warm place. The yeast uses sugar for food. In the process of breaking down of sugar, carbon dioxide is given off, which causes the dough to rise. The bread made from the dough is then soft and fluffy. आप बता रहे हैं कि किस तरीके से यीस्ट ब्रेड बनाती है कि यीस्ट के अंदर जो है थोड़ी सी शुगर डालकर जो है मिक्स करते हैं, और फिर फ्लोर के अंदर जो मिलाकर उसको गूंथते हैं और एक गर्म इन्वायरमेंट में रख देते हैं। इसमें जो है यीस्ट क्या करती है, शुगर को यूज़ करती है अपने खाने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर, और जो है शुगर का ब्रेक डाउन होता है, जिसके नतीजे में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो हमने आटा गूंथा होता है वो राइस करना शुरू कर देता है, फूलना शुरू कर देता है। और अगर हम इस डव से, इस गूंथे हुए आटे से जो है ब्रेड बनाएं तो जो ब्रेड होगी वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी होगी, बहुत ही फूली फूली और सॉफ्ट होगी। वन टाइप ऑफ यीस्ट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मोलेसिस एंड अमोनिया। अगर हमें शुगर के पानी से, यानी कि गुड़ के पानी से या अमोनिया से जो है प्रोटीन हासिल करना है, तो इसकी प्रोडक्शन के लिए भी हमें जो है यीस्ट दरकार होता है, यीस्ट चाहिए होता है। अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रोड्यूस बाय प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन दैट यूजेस यीस्ट। अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए भी हमें जो है यीस्ट चाहिए होता है, जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाती हैं। फर्मेंटेशन ऑफ पोटैटोज, सीरियल्स, मोलासेस etc। इसमें जो है फर्मेंटेशन की जाती है। पोटैटोज़, आलू की फर्मेंटेशन की जाती है, सीरियल्स, जौ, गंदम वग़ैरह की, और जो है गन्ने के जूस के भी जो है मोलासेस कहा जाता है, उसकी भी फर्मेंटेशन की जाती है। अब अल्कोहल बनाने के लिए अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैसा होता है। फर्मेंटेशन में जो है इन चीज़ों को जो है तोड़ा फोड़ा जाता है, सड़ाया जाता है, और इसके ज़रिए जो है अल्कोहल बनती है। वाइन इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एंड बियर बाय फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटिंग बार्ले। वाइन जो है वो प्रिपेयर की जाती है, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन की जाती है, इस तरह से वाइन हमें मिलती है। और जो बियर जो हम तैयार करते हैं वो जर्मिनेटिंग बार्ले, यानी कि नए बोए हुए जो जौ होते हैं जिनमें से कोपले फूट रही होती है, उनकी फर्मेंटेशन से जो है बियर हासिल होती है। और इन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए हमें बैक्टीरिया की भी ज़रूरत होती है। ग्रेप्स की फर्मेंटेशन करते हैं तो वो बैक्टीरिया मौजूद होता है तो वाइन मिलती है, और जब जर्मिनेटिंग बार्ले की फर्मेंटेशन हो रही तो उसके साथ भी बैक्टीरिया होता है तो हमें बियर हासिल होती है। एक्टोबैक्टर यीस्ट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़, विनेगर एंड एसिटिक एसिड। एक्टोबैक्टर यीस्ट यानी कि एक किस्म का यीस्ट होता है, उसके साथ बैक्टीरिया शामिल होता है। और ये जो एक्टोबैक्टर यीस्ट है ये किस लिए काम आता है, प्रोडक्शन किस को प्रोड्यूस करने के काम आता है, चीज़ की प्रोडक्शन के काम आता है, चीज़ बनाने के काम आता है, विनेगर बनाने के काम आता है, और एसिटिक एसिड बनाने के काम आता है। सम वेराइटीज़ ऑफ मशरूम आर ईटन एज फूड, अदर वेराइटीज़ however are very poisonous। सम जो वेराइटीज़ हैं मशरूम की, कुछ वेराइटीज़ जो हैं वो मशरूम सी फूड ग़िज़ा को के तौर पर यूज़ की जाती हैं, और दूसरी किस्म जो मशरूम्स की होती हैं वो बहुत पॉइजनस होती हैं, बहुत जहरीली किस्म की होती हैं।
यू शुड नेवर ट्राई टू टेस्ट एनी वाइल्ड मशरूम। हम लोगों को जो है वो जंगली किस्म के जो मशरूम्स होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं और बहुत जहरीले होते हैं। मेडिसिन्स, अब फंजाई मेडिसिन्स में किस तरह से काम आता है वो बता रहे हैं। सर्टेन मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम सम फंजाई। कुछ किस्म की मेडिसिन जो हैं वो किससे बनती हैं? फंजाई से बनती हैं। द वंडर ड्रग पेनिसिलिन कम फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ mold called penicillium yeast is used in the preparation of vitamin B complex। एक बहुत ही हैरान कुन ड्रग है पेनिसिलिन, वो जो है किससे बनती है? एक हमारा जो फंजाई की जो किस्म है मोल्ड उससे बनती है, और इसको क्या कहा जाता है? पेनिसिलियम कहा जाता है। और यीस्ट जो है वो ये काम आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने के, जो टैबलेट होती है जो हम लोग खाते हैं उसको बनाने के काम आती है। Decomposes. Fungi decompose, that is break down dead tissues of plants and animals and release important materials. These material can then be again used by living organism। फंजाई जो होता है वो डिकम्पोजर्स के तौर पर भी काम करता है। इसका मतलब ये है कि वो डेड ऑर्गेनिजम्स में जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं उनके डेड टिश्यूज़ जो होते हैं, उनको मुर्दार टिश्यूज़ होते हैं उनको तोड़ता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के मटेरियल्स को रिलीज़ करता है। ये मटेरियल्स जो हैं वो दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं। जो ज़िंदा जानवरदार होते हैं उनको वो इन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। विदाउट decomposition the material in the dead organism would be useless to other organism and would be lost forever। अगर ये decomposition ना हो, अगर ये तोड़ फोड़ का अमल ना हो तो ये जो डेड ऑर्गेनिज़म्स के जो मटेरियल होते हैं वो जो है हमेशा के लिए बेकार हो जाएं और उनको दूसरा ऑर्गेनिज़म्स यूज़ नहीं कर सकते, ना कर पाएँ, और जो है ये जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। हार्मफुल फंजाई, अब फंजाई के नुकसान बता रहे हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड, फंजाई जो होता है वो ग़िज़ा को ख़राब करने के भी काम आता है। ग्रोथ ऑफ मोल्ड कैन मेक फूड अनफिट फॉर कंजम्पशन। अगर जो मोल्ड है जो फंजाई की एक एग्जांपल में शामिल है, अगर उसकी ग्रोथ किसी भी फूड में हो जाए तो वो खाना भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल के काबिल न रहे। यीस्ट कैन ऑल्सो मेक फ्रूट जूसेस, टोमेटो जूसेस etc अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय फर्मेंटेशन। यीस्ट जो है वो फ्रूट जूसेस और टोमेटो जूसेस को भी जो है ख़राब कर सकता है। अगर यीस्ट के ज़रिए इन जूसेस की फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाए तो ये जूसेस जो हैं वो ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। डिजीज़, फंजाई लाइक प्यूसिनिया एंड यूस्टिलेजो कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड फंजाई लाइक माइक्रोस्पोरियम कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग। यहाँ पर बता रहे हैं कि फंजाई की एग्जाम्पल बता रहे हैं। प्यूसिनिया एंड यूस्टिलेजो जो है वो प्लांट में डिजीज़ बीमारियां फैलाते हैं, और फंजाई लाइक माइक्रोस्पोरियम जो एक एग्जांपल बता रहे हैं। माइक्रोस्पोरियम जो है वो किस में डिजीज़ पैदा करती है, किस में बीमारियां पैदा करती है? ह्यूमन बीइंग में, इंसानों में बीमारियां पैदा करती है। सम फंजाई हेल्प हार्म प्लांट्स दैट वी यूज़ फॉर फूड। कुछ फंजाई जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं जिनको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। रस्ट इज़ अ फंगल डिजीज़ दैट अफेक्ट द वीट प्लांट। रस्ट जो है एक फंगल डिजीज़ है और वो वीट गंदम के पौधे को नुकसान पहुंचाता है। कॉर्न स्मट अफेक्ट द कॉर्न प्लांट। कॉर्न स्मट एक बीमारी है, फंगल डिजीज़ है जो कॉर्न प्लांट यानी कि भुट्टे के प्लांट को नुकसान पहुँचाता है। ड्यूरिंग 1845-1847 इन आयरलैंड the potato crop was destroyed by the potato blight fungus, causing many people to starve। 1845 से 1847 में आयरलैंड में जो है एक किस्म की जो है फंगस लगी थी आलू की फसलों में, जिसने तमाम जो है आलू की फसलों को जो है बर्बाद कर दिया था और बहुत सारे लोगों को जो है फाका कशी में मजबूर कर दिया था। इन ह्यूमन फंजाई कॉज द स्किन डिजीज़। इंसानों में फंजाई जो होते हैं वो स्किन डिजीज़, ये जल्दी बीमारियां पैदा करती है। एथलेटिक फूड इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय फंगस दैट कैन ग्रो ऑन योर फीट एंड मेक देम ईच। अब यहाँ पर जो एक बीमारी बताई जाती है एथलेटिक फूड जो है
वो ऐसी बीमारी है जो फंगस के वजह से होती है और आपके फीट में जो है वो ग्रो करती है, पाँव में ग्रो करती है और उनको में खुजली पैदा करती है। यहाँ पर एथलेटिक फुट इस बीमारी को इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनके पैर जो है हमेशा जॉगर्स या जो उनकी जो जूते होते हैं उनमें हमेशा बंद रहते हैं, जिसकी वजह से इनके पाँवों में जो है पसीना आता है और जिसकी वजह से ये फंगल डिजीज़ पैदा होती है। लेकिन अमूमी तौर पर हम लोग भी जो है इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं अगर हम ऑफिस वगैरह में बंद जूतों को इस्तेमाल करें। रिंग वर्म इज़ अनदर स्किन डिजीज़ कॉज्ड बाय अ फंगस। रिंग वर्म जो है दूसरी बीमारी है जेल की, जो किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है। रिंग वर्म में क्या होता है, गोल गोल से धब्बे नुमा जो हैं वो हमारी स्किन में जेल में हो जाते हैं और ये किस वजह से होती है, फंगस की वजह से। इसमें इचिंग भी होती है और ये स्किन जो होती है हमारी रेडिश हो जाती है। प्रोटोजोआ प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो एक सेल से मिलकर मिलने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल एनिमल्स की तरह होता है और एनिमल्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। They capture and eat food. Some protozoan live in fresh और salt water. ये जो हैं अपना फूड को खुद हासिल कर सकते हैं पकड़कर। Some protozoan जो हैं वो कुछ प्रोटोजोन जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ जो हैं वो खारे पानी के अंदर रहते हैं। कुछ मीठे पानी में रहते हैं, कुछ खारे पानी में। Other live in soil. Some are parasites that live in bodies of other organisms including human beings. कुछ जो हैं वो मिट्टी में रहते हैं और कुछ जो हैं वो पैरासाइट्स के तौर पर ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। पैरासाइट्स मैंने आपको बताया कि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहकर उनको नुकसान पहुंचाकर वहाँ से ग़िज़ा हासिल करते हैं, जिनमें इंसान शामिल हैं। यहाँ पर ये प्रोटोजोन जो हैं एज अ पैरासाइट रहते हैं। प्रोटोजोन्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, that is by dividing into two Giardia and Paramecium are protozoan. प्रोटोजोन जो हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन के प्रोसेस के ज़रिए जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ बाइनरी फिजन क्या होता है कि 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो एक चीज़ को तोड़ने को बाइनरी फिजन कहते हैं। जियाडा एंड पैरामीशियम आर प्रोटोजोन। यहाँ पर एग्जांपल बता दें कि जियाडा और पैरामीशियम जो हैं वो प्रोटोजोन की एग्जांपल्स में शामिल हैं। या कि जो है वो फिगर नज़र आ रही है, इस फिगर में जियाडा है और इस फिगर में जो नज़र आ रहा है वो पैरामीशियम है। पर इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोजोन। इट इज़ फाउंड इन सी, सॉइल एंड पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है प्रोटोजोन की सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये जो है ये समुद्री पानी में मिल सकता है, हमें चश्मे के पानी में मिल सकता है और मिट्टी में भी मिल सकता है। थ्रू अ माइक्रोस्कोप इट लुक्स लाइक अ शेपलेस मास ऑफ जेली। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो हमें एक ये बग़ैर किसी शेप के जेली टाइप नज़र आए ये ऑर्गेनिज़म। ये देखिए यहाँ पर जो है अमीबा को दिखा रहे हैं। अमीबा जो है बिल्कुल एक जेली लाइक ऑर्गेनिज़म लग रहा है जिसकी कोई शेप नहीं है। It is moved by changing its shape. It sent out false food called pseudopodia from its body. ये इस तरीके से मूव करता है कि अपनी शेप को चेंज करता जाता है, मूव करता जाता है। ये जो है अपने एक फॉल्स फूड को बाहर निकालता है। इसको कह सकते हैं हम, इसके झूठे पैर होते हैं, इसके अपने पैर नहीं होते। ये अपनी शेप को चेंज करके ही बिल्कुल पैरनुमा स्ट्रक्चर निकालता है और इससे की मदद से अपनी बॉडी को मूव करता है। इसलिए इसको कहते हैं इसके फॉल्स फूड को कहते हैं सोडोपोडिया। देन रेस्ट ऑफ द अमीबा फ्लोज इनटू दीस सोडोपोडिया।
और जब ये पैर आप मूव कर रहे होते हैं तो अंदर की बॉडी जो होती है वो सोडोपोडिया के अंदर मौजूद होती है। द अमीबा ऑल्सो यूजेस इट्स सोडोपोडिया टू गेट अ फूड। अमीबा जो है अपने सोडोपोडिया की मदद से फूड को भी हासिल करते हैं। इट्स अराउंड फूड सच एस एल्गी और बैक्टीरिया विद सोडोपोडिया। ये जो अपने फूड को घेरते हैं एल्गी, मिसाल के तौर पर एल्गी और बैक्टीरिया को अपने सोडोपोडिया की मदद से घेर लेते हैं। द फूड इज़ देन टेकन इनटू द फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड ऑफ वैक्यूल। और फिर क्या करते हैं कि ये अपने फूड को जो है फूड वैक्यूल के अंदर डाल देते हैं। द फूड इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड द वैक्यूल। और इसके अंदर जो है फूड वैक्यूल के अंदर ही जो है फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। Paramecium is a slipper-like protozoan that is completely covered with hair-like threads called cilia। मैंने आपको पैरामीशियम की शक्ल दिखाई थी, बिल्कुल वो किस तरह से नज़र आ रहा था, एक चप्पल नुमा ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा था, प्रोटोजोआ नज़र आ रहा था और वो कम्प्लीटली कवर था किससे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, जिस जो बिल्कुल धागे नुमा नज़र आ रहे थे, जिसको क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। दी सीलिया एक्ट एज टाइनी होस टू मूव द पैरामीशियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये जो सीलिया जो होते हैं ये किस तरह से पैरामीशियम को मदद करते हैं, चलने फिरने में मदद करते हैं, आगे पीछे चलने में। इट ऑल्सो यूजेस सीलिया टू गेट फूड। ये जो है पैरामीशियम जो है सीलिया के ज़रिए अपना फूड भी हासिल करते हैं। The movement of cilia forces the food into a small mouth-like opening called oral groove। जब पैरामीशियम अपनी सीलिया के ज़रिए मूव कर रहा होता है तो वो क्या करता है, ये जो सीलिया जो होते हैं वो फूड को फोर्स करते हैं, एक माउथ स्मॉल माउथ ओपनिंग में अंदर की तरफ ले जाते हैं, जिसको जो है ओरल ग्रूव कहते हैं। इस तरीके से पैरामीशियम जो है अपना फूड को हासिल करता है। पैरामीशियम ईट्स एल्गी एंड बैक्टीरिया। पैरामीशियम जो है एल्गी और बैक्टीरिया को खाता है। यूज़फुल प्रोटोजोआ, अब प्रोटोजोआ के फ़ायदे बता रहे हैं। सम स्पीशीज़ ऑफ प्रोटोजोआ लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल एंड हेल्प देम टू डाइजेस्ट सेलुलोज इन देयर फूड। कुछ जो प्रोटोजोआ की स्पीशीज़ हैं वो एनिमल्स जानवरों की जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में निज़ाम हाजमा के सिस्टम में मौजूद होते हैं और जो है वो उनकी मदद करते हैं सेलुलोज को हज़म करने में जो इनके खाने में मौजूद होती है। Protozoa form an important link in the aquatic food chain. They feed on algae and in turn eaten by other animals। Protozoa जो है वो एक बहुत ही important link बनाता है aquatic food chain में। food chain आप पढ़ चुके होते हैं कि पूरी एक food chain चल रही होती है कि कौन किसको खा रहा होता है और इस तरीके से एक फूड चेन चलती है। ये जो है ये किसको खाते हैं, एल्गी को खाते हैं और इसके नतीजे में है ये जो है ये किस दूसरे एनिमल्स के ज़रिए खाए जाते हैं। इस तरह से पूरी एक फूड चेन चलती है। माइन्यूट प्रोटोजोआ कॉल्ड जू प्लांटन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फूड फॉर द ब्लू व्हेल। बहुत ही छोटे जो प्रोटोजोआ होते हैं जिनको जू प्लैंकटन कहते हैं, ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फूड है, बहुत ही ज़रूरी फ्रूट हैं किसके लिए, ब्लू व्हेल के लिए। प्रोटोजोआ डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड हेल्प टू रिस्टोर न्यूट्रिएंट बैक टू द सॉइल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटोजोआ जो होता है वो डिकम्पोज़र के तौर पर काम करता है। इसी तरह प्रोटोजोआ जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, जैसे मुर्दार प्लांट और एनिमल्स होते हैं, उनको जो है डिकम्पोज करता है और इस तरीके से वो जो है बहुत ज़्यादा मिक़दार में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पहुंचाता है सॉइल को दोबारा से। हार्मफुल प्रोटोजोआ, अब प्रोटोजोआ की जो है नुकसान बता रहे हैं। सम टाइप ऑफ प्रोटोजोआ और पैरासिटिक, कुछ जो टाइप हैं प्रोटोजोआ की वो पैरासिटिक होती हैं। पैरासिटिक कौन होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स में रहकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। ये बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ह्यूमन और इंसानों और जानवरों में जो है डिजीज़ फैलाते हैं। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन of human being and cause amoebic dysentery।
एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक प्रोटोजोआ है जो इंसानों की बड़ी आंत में मौजूद होता है। ये पैरासाइट के तौर पर काम करता है और इंसानों में जो है वो एक जो मोशन नुमा जो बीमारी होती है वो फैलाता है। द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। वो जो है वो इंसानों में क्या फैलाता है, मलेरिया की बीमारी फैलाता है। ट्रिपैनोसोमा इज़ अ पैरासाइट दैट लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ट्रिपैनोसोमा इज़ अ ये जो है एक पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है जो इंसानों के खून में मौजूद होता है। कैटल के और मवेशी और दूसरे एनिमल्स में भी के खून में भी मौजूद होता है। इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय अ ब्लड सकिंग फ्लाई कॉल्ड टिसाई फ्लाई। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक फ़्लाई से जो है ट्रांसफ़र होता है। ये फ़्लाई, इसका नाम है टिसाई फ्लावर। ये ब्लड को सक करती है और इस तरीके से ये जो जरासीम है ट्रिपैनोसोमा एक एनिमल से दूसरे एनिमल और एक इंसान से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होता है। इट कॉजेज़ अ डेंजरस डिजीज़ कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। ये जो है एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी फैलाता है जिसको कहते हैं स्लीपिंग डिजीज़ कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी होती है। इसमें बुखार आता है, चिल्स होती हैं, कपकपाहट होती है और एनीमिया हो जाता है यानी कि खून की कमी हो जाती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी भी हो जाती है और कभी कभार इंसान की डेथ भी हो जाती है। अब हमारा ये जो टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर का ये कंप्लीट हो